हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके इस न्यू वीडियो पे। तो आज इसका पार्ट 4 होने वाला है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो पिछले वीडियो में आप लोग को सभ्यता का अंत के टॉपिक को हमने कंप्लीट कर चुका था, और जो भी स्टूडेंट इस पूरा वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो जाके पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। और डायरेक्ट ये वीडियो देखने से आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, तो कृपया करके आप लोग जाके पिछले तीनों पार्ट जो वीडियो का हमने डाला है उसे एक बार पढ़ ले, देख ले और उसके शॉर्ट नोट बना ले। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा 2-3 टॉपिक है उसको कंप्लीट करके और आपको वन शॉट रिवीजन करवाएंगे। जो वन शॉट रिवीजन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि आपको एक माइंड मैप दे देना होता है कि इस चैप्टर का पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, और आपको कौन सी क्वेश्चंस याद रखनी है आने वाले एग्ज़ाम में। तो आपके पास जो भी दोस्त होंगे, जो भी भाई बहन होंगे, उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए, और पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ऐसा माना, इसका तो एक कोई परमानेंट ऑप्शन ही नहीं है कि इस वजह से हुआ होगा। एक कारण नहीं है कि यही इस कारण के चलते सभ्यता का अंत हुआ होगा सिंधु सभ्यता का। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो 3-4 रीजंस बताते हैं कि ज़ाहिर में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो उन लोग पहला रीजंस बताते हैं, कारण बताते हैं, भूकंप, सिंधु नदी का रास्ता बदलना और जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, आर्यों का आगमन। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये 3 ही याद रखना है। सिंधु नदी का रास्ता बदलना, आर्यों का आगमन, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। भूकंप याद रखे या नहीं रखे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको आर्यों का आगमन, वनों की कटाई और सिंधु नदी का रास्ता बदलना और एक जलवायु परिवर्तन, बस इतना ही आपको 3-4 टॉपिक याद रखनी है। ओके, तो आइए, कनिंघम का भ्रम। जो कनिंघम थे, जो भारतीय इतिहास को जो लिख रहे थे, तो उनका क्या भ्रम था, वो क्या किस आधार पर वो इतिहास को रच रहे थे और कहाँ वो मिस्टेक करते हैं, वो आइए बताते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल कनिंघम बना। उसका भ्रम था कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी सभ्यता नहीं बल्कि छोटी सभ्यता है, इसलिए वह छोड़ दिए। हड़प्पा की मोहरों को समझने में असफल रहे, हड़प्पा का काल निर्धारण करने में असफल रहे। उन्होंने हड़प्पा अवशेषों को वैदिक काल से जोड़कर देखा, जबकि उससे भी पुराने थे। उन्होंने केवल लिखित प्रमाणों पर विश्वास किया, इसी वजह से वह गलती कर बैठे। कनिंघम का मुख्य भ्रम था कि वो लिखित दस्तावेज पर विश्वास करते थे, ना कि एविडेंस के आधार पर। वो एकदम लिखित दस्तावेज के आधार पर ही इतिहास को समझते थे और लिखते थे। एक बार हम इस वीडियो को जूम कर लेते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ठीक है। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। अतीत को जोड़कर मतलब क्या अर्थ होता है कि जो भी एविडेंस है, जो भी लिखित दस्तावेज है, उसको जोड़कर एक करके करने में जो समस्या आती है उसे पूरा कैसे करते हैं। ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए पुरावस्तु की हड़प्पा संस्कृति की पुनर्निर्माण में सहायक रही। जैसे मिट्टी के औजार, बर्तन, आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थरों के घरेलू वस्तुओं आदि, कुछ अज्वलनशील कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और रस्सी आदि लुप्त हो चुके थे। कुछ चीज़ें ही बची थी, जैसे पत्थर, चिकनी मिट्टी, धातु और टेराकोटा आदि। तो कुछ वस्तुएं जो बची थी उसको पूरा करके और समझने में जो समस्या आती थी। देखिए स्टूडेंट,
कोई भी सभ्यता का पूरी अनुमान लगा के बताना ये पूरी संभव नहीं है कि एकदम यही चीज़ उस समय होती थी या नहीं होती थी, ये बताना एकदम मुश्किल है और पिन टू पॉइंट बताना एकदम मुश्किल है। कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट पूरी तरह से पिन टू पॉइंट बात नहीं बताती है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा सॉरी दोस्तों, स्टूडेंट, थोड़ा सा अभी एक प्रॉब्लम आ गया था तो हमें जाना पड़ा था, तो इसलिए अभी इस वीडियो को हम पॉज कर दिए थे। चलिए शुरू करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी सभ्यता का खोज होता है, कोई भी साइट्स का उत्खनन होता है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देना संभव नहीं है। पूरी जानकारी भी दे देना उस सभ्यता में एक्चुअल क्या होता था और आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा क्या बताया जाता है, ये 60%, 70-80% के लगभग हो सकता है, बट 100% बताना एकदम मुश्किल है कि हाँ यही चीज़ उस समय होती थी या नहीं होती थी। ये एकदम 60-70% ही इसको मान सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, जो सिंधु सभ्यता द्वारा बताया गया। ये चीज़ आपको बुक में नहीं है, हम साइड से आपको हम बता रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, ठीक है। खोजों का वर्गीकरण, अब जो खोजें हुई हैं उसको वर्गीकृत कैसे किया गया है उसके बारे में बता रहे हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। इसका और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए वस्तु अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। अब जैसे मान लें कि एक तलवार निकला है, ठीक है। अब वो तलवार है या एक मेटल है, ठीक है, या एक धातु है या फिर एक वो गहने के रूप में, या फिर राजाओं महाराजों के जो सलवार होती थी, जो कपड़े के साथ उन्हें तलवार जो दिया जाता था एक आभूषण के रूप में दिया जाता था, या फिर ये अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए किया जाता था। इसी प्रकार से जो खोजों का वर्गीकरण है वो करने में कठिनाई होती है, ठीक है। व्याख्या की समस्या है, ये समस्या संभवतः व्याख्या की समस्या मतलब इसको एक्सप्लेन करने में जो समस्या होती है उसके बारे में कह रही है व्याख्या की समस्याएं, ठीक है। ये समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असमान और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। मोहरे जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, उनके परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रयासों को पुनर्निर्मित करने में का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णता है, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक, तो इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस चैप्टर को यहीं पर हम एंड करते हैं और चलिए आज इसको वन शॉट ही कर ही देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा पार्ट बाई पार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको आज हम ख़त्म कर देते हैं वन शॉट लेके, ठीक है। आइए हमारे नोट पैड पे सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की खोज को पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज को पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में 1856 के प्रांत में रेलवे लाइन का कार्य किया जा रहा था। तो इनमें से जो दो भाई है
दो भाई जो थे, दिख नहीं रहा होगा, मेरा लैपटॉप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है जगह नहीं होने का। तो जो दो भाई थे जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ठीक है, विलियम ब्रंटन। ये दोनों भाई रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे, और इनके कार्य करते करते वहाँ जो पंजाब के प्रांत था, तो उस प्रांत के में कुछ ईंटों के साक्ष्य मिलते गए। तो ये दोनों ने उतना महत्व नहीं दिया उस ईंटों को कि क्या ये ईंटें किसी साइट का है या किसी स्थल से जुड़ा हुआ है या प्राचीन के स्थल से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों नकार दिए थे और इसको उतना महत्व नहीं दिए थे, और वो रेलवे लाइन के कार्य को तेज़ गति से आगे बढ़ाते गए। फिर 1861 में भारतीय इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं डायरेक्टर एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, कनिंघम इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। दिख ही नहीं रहा है आपको, अब तो दिख रहा होगा। इस वीडियो को हम छोटा कर देते हैं हल्का। लॉर्ड कनिंघम बनते हैं, और इसके बाद सर जॉन मार्शल आते हैं, ठीक है। सर जॉन मार्शल इस पद पर बैठते हैं, और वो 1902 से 1928 तक इसके अध्यक्ष रहते हैं। भारतीय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अध्यक्ष रहते हैं 1902 से 1928 तक। और इन्हीं के द्वारा दयाराम साहनी को, एक इंजीनियर थे, उन्हें कहा गया कि जाइए जो ईंटें वहाँ से जो मिल रहे थे उसके बारे में रिसर्च करके आए और खोजे कि एक्चुअली ये क्या है, किस काल का है। तो दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता को खोज कर देते हैं, ठीक है। आइए हड़प्पा का भौगोलिककरण, इसका भौगोलिक विस्तार इसका 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है, टोटल क्षेत्रफल है। यह इसके उत्तर में मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। दक्षिण में लाइट चला गया, दक्षिण में हो जाएगा इसका दक्षिण में क्या था, दैमाबाद। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है हमें। हाँ जी, इसके दक्षिण में थी दैमाबाद, इसके पश्चिम थे सूतकांगेडोर। दैमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। और सूतकांगेडोर कहाँ से होगा, कांगेडोर, सॉरी फॉर कुछ आवाज़ें आ रही है। सूतकांगेडोर होगी अफगानिस्तान में, ठीक है। और पूरब में आलमगीरपुर यूपी, ठीक है। ये थी इसकी भौगोलिक विस्तार, और यहीं पर इस भौगोलिक विस्तार की एंड होती है। और हड़प्पा सभ्यता का एक काल पीरियड आप लोग याद रखिएगा, इसका 2500 से BC से 1900 BC तक एग्ज़ाम में पूछती है, ये हमेशा याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC से 1900 BC तक चला, और इसका ये चमत्कृष पीरियड था, मतलब मोस्ट एडवांस पीरियड था, ठीक है। निर्वाह के तरीके ये लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते होंगे। तो कृषि हो गई, फिर शिकार हो गया, दिख नहीं रहा होगा, कृषि, शिकार, फिर और क्या हो सकती है, व्यापार करके, और क्या हो सकती है, सोचिए,
एक विनिमय के द्वारा इनसे ये लोग गुजर बसर करते होंगे। कृषि, शिकार, व्यापार, विनिमय। कृषि के लिए गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना इत्यादि लोग कृषि किया करते थे। शिकार में सूअर क्या है? मवेशी, हड्डी, भेड़ बकरी दूध इत्यादि का पशुपालन। हाँ, एक और इसमें ऐड करिएगा, पशुपालन से जो अंडे, मुर्गी, दूध वगैरह, उससे ये लोग इसका जीवन यापन निर्वाह के तरीके किया करते होंगे। अब आइए, कृषि का जो साक्ष्य है वो कहाँ कहाँ पर और क्या क्या मिलता था। तो चोलिस्तान से क्या मिला? मिट्टी का, और दिख नहीं रहा होगा आपको, मिट्टी का, चोलिस्तान से मिट्टी का हल, ठीक है। फिर कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है। अफगान से क्या नहरों की अवशेष, ठीक है। ओह, पेज यहाँ खत्म हो गया। धौलावीरा गुजरात से क्या मिला है? धौलावीरा गुजरात से क्या मिलता है? तो जल संचयन के लिए जलाशय, जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पानी इकट्ठा होती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, अब आते हैं मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, इसके खोज राखलदास द्वारा फिर 1922 में खोज हुई। सिंधु नदी किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी 2 भागों में बटी थी। बड़े वाले नगर दुर्ग, छोटा नगर छोटे वाले को क्या कहा गया था? निचला नगर, ठीक है। इनकी अलग अलग विशेषताएं थी। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नगर दुर्ग जो था, यहाँ अन्नागार, ठीक है। अब पूरा लिखा तो नहीं देते, आपको ऐसे ही समझा देते हैं। अन्नागार मिलती है, फिर स्नानागार यहाँ मिलते हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग रहते थे, शासक, पुरोहित, व्यापार यहाँ होती थी। और निचला नगर में कृषक लोग, नौकर लोग और आम लोग, ठीक है। ये लोग यहाँ रहा करते थे, ठीक है। नालों का निर्माण, तो नालों का निर्माण किस प्रकार किया गया था कि जैसे एक घर थी और गृह स्थापत्य, दोनों एक ही बारे में आपको इंक्लूड करके बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो पड़ेगी फिर। जैसे एक घर थी, ठीक है। एक घर के जो नाले थे, नाले घर के बाहर से गुजरते हुए, जिस अंदर से होकर बाहर से गुजरते हुए एक सड़क से होते हुए
आके मिलती थी और ये सड़क के नाले एक बड़े नाले में प्रभावित कर दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से इसकी नगर नियोजित गृह स्थापत्य थे। और इसके जो घर थे, आंगन थी, इसके आंगन के आजू बाजू में कमरे हुआ करते थे। एक रूम इधर, एक रूम इधर, एक रूम इधर, एक रूम इधर, और यहाँ पर एक मेन गेट हुआ करता था। और यहाँ पे जो आंगन होती थी, आंगन में अनुष्ठान वगैरह, पूजा पाठ और पिंडदान वगैरह ये सब करवाया जाता होगा। तो और यहाँ साफ सफाई की एकदम ध्यान रखा गया था, साफ सफाई के लिए। और कोई पॉइंट तो छूटा तो नहीं है। पक्की ईंटों का बना था, पक्की ईंटों की। इसके जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। जल निकास प्रणाली, वही ड्रेनेज सिस्टम जो नालों का होता है, प्रणाली अच्छी थी सुव्यवस्थित तौर पर। आंगन की तरफ खुलते स्नानागार नालियों की बाहर नालियां से जुड़ी थी। कई घरों में 2 मंजिला, 2 मंजिलों का घर हुआ करता था। 2 मंजिला का घर, ठीक है, 2 मंजिले का घर। और इसमें 700 कुआं पाया गया है, 700 कुआं मिला है। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है 700 कुआं, इसको याद रखिएगा। सामाजिक भिन्नताएं, तो सामाजिक भिन्नताएं क्या थी? एक अमीर के लिए अलग विभिन्नता था और एक गरीब के लिए, ठीक है। अमीर और आम जनता, गरीब नहीं बोल सकते, आम जनता ही बोलिएगा। सावधान, अमीरों के लिए ईंटों की चिकनाई में होती थी, ईंटों की चिकनाई, और ये सामान्य रूप से होती थी, सामान्य रूप से होती थी, ठीक है। कब्रों में व्यक्तियों के मिट्टी बर्तन, तो ये लोग जब मरते थे तो बर्तन वगैरह, गहने वगैरह, आभूषण, गहने आभूषण इत्यादि ये लोग रख दिया करते थे, ठीक है। और मनके बनाने की फैक्ट्री चन्हुदड़ों और लोथल से, ठीक है। मनके मतलब मोतियां वगैरह बनाने की फैक्ट्री, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आभूषण, आइए नेक्स्ट पेज पे। ये जो आभूषण होते थे कच्चा माल होते थे, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, चांदी इत्यादि कहाँ से लाते होंगे? तो आइए देखते हैं। कार्निलियन, सॉरी दिख नहीं रहा, कार्निलियन गुजरात के भड़ोच से, ठीक है। सेलखड़ी, कच्चा माल, यहाँ कच्चा माल लिख के टॉपिक दे दीजिए, इसको यहाँ घेर के ऐसे कर देते हैं। सेलखड़ी राजस्थान से, शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तांबा खेतड़ी से और ओमान, ठीक है। सोना कर्नाटका केटी, शंख नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, तो वही हो गया। अलग अलग जगहों से व्यापार किया जाता था, जैसे मेसोपोटामिया, ओमान, खेतड़ी इत्यादि जगहों से होती थी। उत्पादन के केंद्र पहचान करें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पार्ट 2, 3 में बता दिया है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे। मुहरे मुद्रांकन, ये भी मुहरे जो मुद्रांकन थी, इसे इसलिए मुद्रांकन किया जाता था। मुद्रांकन का मतलब होता है किसी मुद्रा पर अंकित कर दिया गया या किसी सामग्री पर एक मिट्टी के छाप छोड़ दिया जाना, उसे मुद्रा कहा जाता है। जो
व्यापार के समय किया जाता था। ठीक है, इसे इतना ही याद रखना है। हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, यह लिपि 375 से 420 वर्ड में थे, 420 वर्ड के थे। इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ बैठेगा दाईं से बाईं ओर कौन सा लिपि लिखा जाता है, तो भाव चित्रात्मक हिंदू सभ्यता का लिखा जाता है दाईं से बाईं की ओर। ठीक है, प्राचीन सत्ता, प्राचीन सत्ता बताए थे 3 प्रकार का मत है। इसके पिन टू पॉइंट बातें तो नहीं आर्कियोलॉजिस्ट बताते, लेकिन 3 प्रकार का मत शेयर करते हैं। पहला, राजा होता था, राजा होते नहीं थे, सभी लोग समान थे, सभी लोग सामान्य थे, ठीक है। और दूसरा मत क्या कहता है, एक राजा होते थे, राजा पुरोहित होता था, राजा पुरोहित होता था। तीसरा मत है, राजा होते थे लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा, राजा होते थे लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, ठीक है। ये लोग को धार्मिक मान्यता क्या थी, ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता से क्या मिलता है, आदिशिव पशुपतिनाथ की मूर्ति जो पशुपतिनाथ के जैसा मिलती है, सिमिलर है। हवन इत्यादि होते थे, मोहरे होते थे। मातृदेव पूजन, स्नानागार, पूजा पाठ करने के लिए आपको जितना एक्सप्लेनेशन बताना था आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बता दिया गया है, तो 1 शॉट में बस इतना ही रखते हैं। एक थोड़ा सा देख लेते हैं सभ्यता का अंत। सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, तो पहला मुख्य रूप से कहा जाता है आर्यों के आगमन से, ठीक है। दूसरा, सिंधु नदी का रास्ता बदलना, बाढ़ आना, ठीक है। और क्या हो सकता है, वनों की कटाई। तो दोस्तों, यहाँ तक ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको जितना अच्छा लगता है आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, और कुछ चीज़ें आपको समझ में अगर नहीं आती है तो एकदम कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आती है, या हमारे पढ़ाई में जो हम पढ़ाते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें बताएं, उसको हम दूर करने के प्रयास करेंगे। और किन और बातों की हमें ध्यान रखना है वो आप लोग बताएं, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है हमें बताएं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, समझ में तो ज़रूर आया होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये पूरे पार्ट को एक बार देखें, उसका शॉर्ट नोट बनाएं, और एक बार शॉर्ट रिवीजन मेरे जो वीडियो जो अभी मैंने डाल रहा हूँ इसको ज़रूर देखें, और एकदम आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। एकदम कोई बड़ी चीज़ एंशिएंट हिस्ट्री उतना नहीं है क्लास 12th में, लेकिन आप लोग ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा होगा। और अभी तो आप लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट ही हुआ है, तो अच्छे से स्टार्ट करें, फ्री माइंड रहे, और ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने पे ही डिपेंड करती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, और ज्योग्राफी की जो क्लास है ह्यूमन ज्योग्राफी
उसको कल तक हम ख़त्म कर देंगे वन शॉट देकर। उसमें लास्ट एक टॉपिक और बचा है, उसको ख़त्म करके उसको ख़त्म कर देंगे और वन शॉट देकर उसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद आपको चैप्टर 2 एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर 2 अब पॉलिटिकल साइंस का हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हमें इधर टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए आपसे सॉरी बोल रहे हैं। लेकिन जल्द से जल्द आपका पॉलिटिकल साइंस का भी क्लास शुरू कर दिया जाएगा। कल नहीं तो परसों से एकदम गारंटी है कि आपको पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है समकालीन विश्व में राजनीति वाला जो बुक है वो स्टार्ट कर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। और हमेशा से प्रयास मेरा रहेगा आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाना, अच्छे से अच्छे वीडियो लाना। और ठीक है दोस्तों, ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो यहीं पे। गुड बाय, टाटा, सी यू।